चलिए भैया, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको? कंफर्मेशन दे देना। जल्दी जल्दी कंफर्मेशन दे दीजिएगा। 3 मिनट से स्टार्ट करेंगे, 6:20 से। सबको आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बजट। बजट में आज की जो हम क्लास में करेंगे, इसको हमने 4 फॉर्म में बांट रखा है। पहले जो फॉर्म में हम करेंगे, इट्स ऑल अबाउट थ्योरी, कि बजट की क्या क्या थ्योरीज रहेंगी, बजट की क्या क्या हमारी चीजें रहेंगी। उसके बाद हम ट्रेंड्स देखेंगे कि बजट का ट्रेंड क्या रहा है, 10 सालों में बजट हमारा कैसा क्या रहा है, 5 सालों में हमारी चीजें क्या रही है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, डेट टू जीडीपी रेशियो, ये सारी चीजें हम देखेंगे। गवर्नमेंट का टारगेट अबाउट फिस्कल डेफिसिट, ये सर्टेन चीजें हम लोग करने वाले हैं किसमें, इसमें। और व्हाट इज द थीम ऑफ 2025 बजट, की थीम क्या हमारे 2025 के बजट की, क्या हमारे फोकस एरियाज रहने वाले हैं, और क्या हम उसकी रिफॉर्म की और हमारी इसमें बातें चल रही। तो ये सर्टेन चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं आज की क्लास में हमारा होगा। और आज की क्लास में हमारा पूरा बजट की हम कोशिश करेंगे कि पूरा बजट हमारा आज की क्लास में हम एंड अप भी करें, क्योंकि आज हमारा बजट खत्म होगा और कल से हम लोग हमारे पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी 7 से 8, 7 से 9 या 10 क्लास में खत्म होगा। पॉलिटी में भी हम वैसे ही करेंगे जैसे जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगे करंट में, उसका लिंक विद स्टैटिक। तो ऐसे करीबन 120 से 150 टॉपिक्स है जो हमको पॉलिटी में करना है। सेम फॉर इकोनॉमी। तो 7 से 9 दिन हमारे पॉलिटी में लगेंगे, 7 से 9 क्लासेस हमारी लगभग इको में लगे। इको में शायद 10-11 भी लग सकती है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। फिर उसके बाद जो हमारा रहेगा दैट इज करंट अफेयर प्रोग्राम। तो करंट अफेयर फिर हमारा जनवरी 2024 से हम लोग मोटा अभी जो चल रहा है फरवरी और मार्च तक, यहां तक कि हम उसमें क्या करेंगे, करंट अफेयर प्रोग्राम करेंगे। तो मेजर जो हमारे कोर्स की चीजें रहेंगी वो रहेंगी 3 चीजें। अगर हम बात करें तो अपार्ट फ्रॉम बजट हम लोग जो इकोनॉमी पूरा करेंगे, स्टैटिक प्लस करंट डायनामिक्स। करने का तरीका क्या रहेगा, करंट डायनामिक्स के जो टॉपिक रहेंगे उसमें बैकग्राउंड स्टैटिक का लेके चलेंगे, ताकि वो रिलेवेंट रहे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम फॉर पॉलिटी। उसके बाद हम करंट अफेयर प्रोग्राम करेंगे लगभग 14 से 15 महीने, जो मैंने कहा जनवरी 2024 से फरवरी और मार्च 2025 तक। इसके अलावा हमारी 3 क्लासेस रहेंगी इकोनॉमी सर्वे के लिए, जिसमें हम इकोनॉमी सर्वे के जो भी हमारे ये लगभग 18 चैप्टर है, उसको हम क्या करेंगे, एक कंसाइज और समराइज वे में जो इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसके डाटा, ट्रेंड्स, कंसेप्ट वो हम लेके आएंगे। किसमें 2 से 3 क्लास हमारा इकोनॉमी सर्वे होगा, 2 क्लास हमारी इंडिया बुक की होगी, जिसमें हम इंडिया बुक के जो हमारे 32 चैप्टर रहेंगे उसको हम लोग करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो उसमें से इंपॉर्टेंट है। तो ये हम चीज करेंगे। तो ये चीजें हमारी रहेंगी। इसके अलावा एक क्लास रहेगी आपकी प्लेसेस इन न्यूज, चाहे वो इंडिया की हो, बाहर की हो, जो भी साल 2 साल की प्लेसेस इन न्यूज इंपॉर्टेंट रही है, उसको हम वेटलैंड से, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर, डिस्प्यूट, इससे रिगार्डिंग हमारी एक क्लास रहेगी प्लेसेस इन न्यूज से। एक क्लास में हम लोग जो करंट हॉट टॉपिक रहते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में जीआई टैग किस किस को मिला है, रामसर वेटलैंड साइट, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स, इनका रिलेवेंस, इनकी क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ऐसी हमारी 1 से 2 क्लास और रहेंगी मिसलेनियस। तो ये हमारा पूरा रहेगा, जिसको मोटा 10 अप्रैल तक हम लोग कोशिश करेंगे वाइंड अप करने का। इसमें हमारी लगभग 30 से 35 या 40 क्लास अप्रोक्स होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, दैट इज बजट। बजट में सबसे पहले हमें इसकी थ्योरी पढ़नी है। तो थ्योरी में हमें जो बजट में पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि बजट में इसका क्या चीजें इंपॉर्टेंट।
तो सबसे पहले आपको याद रखना द वर्ड बजट इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट वर्ड कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारा मेंशन है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा मेंशन है आर्टिकल 112। ठीक है, और इसमें यह बोला गया है कि हमारे यहां पे हर साल या एवरी फाइनेंशियल ईयर पार्लियामेंट में बजट पेश होगा, और ये पेश कौन करेगा? ये करेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगती है, प्रेसिडेंट फिर क्या करता है? इस बजट को हमारे यहाँ पे प्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट बेसिकली प्रेसिडेंट बोलता है, उसकी हमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। बेसिकली वो एक पब्लिक बिल होता है, तो वो मिनिस्टर ही क्या करेगा? पार्लियामेंट में लेड आउट करेगा। पार्लियामेंट में लेड आउट का मतलब होता है पार्लियामेंट में बोलेगा। उसके अलावा दूसरा प्रोविजन है हमारा बजट का आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 ये कहता है कि इंडिया में अगर आपको कोई भी टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है, तो वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट की अथॉरिटी या पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लग जाता। ठीक है, तो हमें अगर कोई भी टैक्स लिवाई करना या कलेक्टेड करना, तो हमारे पास उसका क्या बनेगा? लॉ बनेगा। और वो लॉ कौन बनाएगा? सिर्फ बनाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 265 से भी बजट की अथॉरिटी हमें डिराइव होती है। फिर होता है हमारा आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 ये कहता है कि कोई भी हमारे यहाँ पे अगर बिल पास होता है, जिसको अगर हम सिंपल से कहें कि ये जो चीजें हमारी लिखी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि अगर कोई भी पैसा हमारा 1 रुपए भी खर्च होगा तो उसके लिए ऑथराइजेशन बिल पास होता है। ऑथराइजेशन बिल क्या होता है? वो बेसिकली अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 266 में मेंशन है, जो भी पैसा इंडिया में आता है वो कहां जमा होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और जो भी खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा वो भी जमा होगा, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा होगा, ये दोनों चीजें हमारी मेंशन कहां है? आर्टिकल 266 में। तो ये हमारे 3 पार्ट है, आर्टिकल 112, 265 एंड 266। ये बेसिकली हमारी बात करते हैं किसकी? बजट के प्रोविजन की, कि बजट क्यों लाया जाता है और उसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो कोई याद रखेगा आर्टिकल 112 के अलावा 265 एंड 266 है। और ये 265 और 266 ये जो है हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस में आते हैं। और सेंटर स्टेट रिलेशन आपको पता है आर्टिकल 245 से 293 तक, जिसमें आर्टिकल 263 से लेके 293 तक जो है हमारे फाइनेंशियल रिलेशन है। तो उसी फाइनेंशियल रिलेशन में हमारे क्या है? बजट के प्रोविजन है। तो ये सब याद रखिएगा अपना कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में 265, 266। आर्टिकल 112 किसमें है? ये पार्लियामेंट में, जो हमारा आर्टिकल 79 से 122 तक हमारे पार्लियामेंट के प्रोविजन मेंशन है। अब बजट होता क्या? बजट का मतलब होता है कि कोई भी हमारा जो मिनिस्टर्स होते हैं वो देश के बारे में बताते हैं, कि हमारा एक जनरल हम आउटलाइन ब्रीफ करते हैं कि हमारा साल का एनुअल रेवेन्यू कितना आ रहा है, मतलब पैसा आ कितना रहा है, और एनुअल एक्सपेंडिचर हमारा जा कितना रहा है, उसका एक एस्टिमेट बनाते हैं अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, याद रखिएगा जब भी बजट आता है, बजट में 3 साल की बातें की जाती है। 3 साल की बातें की जाती है। पहले साल की जो बात की जाती है उसमें जो बात की जाती है कि हमारा एक एस्टिमेट बनाते हैं। ठीक है, एक हमारा बजट एस्टिमेट बनता है कि जो अगली साल जैसे 25-26 का है, तो 25-26 का क्या बनाया जाएगा? एक बजट एस्टिमेट। एक हमारा पिछले साल जो 24-25 का बजट है उसको हम क्या करते हैं? रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। ये रहेगा 24-25 का। और एक हमारा रहता है उसको हम कहते हैं एक्चुअल एस्टिमेट, ये रहेगा 2023-24 का। तो ऐसा हमारा बजट का याद रखिएगा, बजट में हमारे 3 साल की चीजें मेंशन रहती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट एंड एक्चुअल एस्टिमेट। आवाज सबको क्लियर आ रही है? ठीक है, दूसरा बजट में क्या होता है? हम जो भी हमारे इंडिया में जो भी चीजें हो रही, जो भी पॉलिसी डिसीजन हो रहा है, जो भी टैक्सेशन हो रहा है, टैक्सेशन के चेंजेस बोला 12 लाख तक भी टैक्सेशन नहीं लगेगा, या कोई भी सेक्टोरल हमारा बजट का जो एलोकेशन होता है, ये सारी चीजें हमारी किसमें इंक्लूड होती है? बजट में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो बजट में हम क्या करते हैं? हमारे मैक्रो इकोनॉमी के पॉलिसी डिसीजन, कि भैया क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है, कैसा हमारा साल भर का फंड आएगा, कैसा हम क्या करेंगे, सर्टेन चीजें करते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा डिस्क्रिप्टिव चीजें नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हैं।
तो हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से होता है, इसका ऑब्जेक्टिव और सारी चीजें, तो उसके वे में हम अभी नहीं जा रहे। बजट प्रिपेयर कौन सा करता है, तो याद रखिएगा इसका एक बजट डिवीजन होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर काम करता है, ठीक है। नॉर्मल है, लेकिन चीजें आ जाती हैं तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर दे देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अफेयर्स दे देंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स है। तो आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर ये पूरा बजट डिवीजन हमारा काम करता है। बजट क्या होता है, कब प्रेजेंट होता है, तो मैंने कहा कि ये पब्लिक बिल है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है 1 फरवरी को, ठीक है। 1 फरवरी को बजट क्या होता है, ये पेश होता है हमारा हर साल। पहले याद रखिएगा, पहले ये जो था अप्रैल में होता था, बट याद रखना आफ्टर रिकमेंडेशन 2015 में बिबेक देब्रॉय कमेटी आई 2015 में, उनकी रिकमेंडेशन आई और उसकी रिकमेंडेशन से हमारा क्या हुआ, ये हमने जो बजट है ये 1 फरवरी कर दिया गया। विवेक देब्रॉय कमेटी याद रखिएगा, इन्हीं की रिकमेंडेशन से हमने प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इसको भी हमने करा, और इन्हीं के बजट से हमने जो पहले सेपरेट रेलवे बजट था, तो रेलवे बजट को भी मर्ज कर दिया जनरल बजट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देब्रॉय कमेटी। अब ये क्वेश्चन आ चुका 2023 में और 2024 में कि बजट के साथ साथ पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर और कौन से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो पहली बात याद रखिएगा कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो रखते हैं, दैट इज द बजट, अपार्ट फ्रॉम डिमांड्स फॉर ग्रांट्स दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 113, जो आपका आर्टिकल 266 से पावर डिराइव होती है। फाइनेंस बिल आर्टिकल 110A, याद रखिएगा मनी बिल जो है वो तो है ही 110, लेकिन उसका जो सब क्लॉज पार्ट है, बहुत सारी चीजें जो क्लियर कट मनी बिल से रिलेटेड नहीं होती, तो वो सारी चीजों को हम क्या बोलने लगते हैं, फाइनेंशियल बिल, तो ये भी याद रखेंगे। उसके अलावा एक 2 स्टेटमेंट देती है गवर्नमेंट, और वो जो उसकी रेगुलेशन जो वहां से काउंट होती है, दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम FRBM एक्ट। ये क्वेश्चन आया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसमें क्या होती है कि सरकार अपने टारगेट बताती है कि हम कितने फिस्कल डिसिप्लिन है, हमारे अगली साल फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट कितना कम होने वाला, और हमारा एक मैक्रो इकोनॉमिक या एक लॉन्ग टर्म हमारा एजेंडा क्या है, सरकार कैसे चीजों को मैनेज करेगी, सरकार कैसे अपने रिसिप्ट को जो पैसे आ रहे, सरकार कैसे एक्सपेंडिचर को, और सरकार अपनी कैसे बोरोइंग को कैसे मैनेज करेगी। इसको पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे सरकार एक एक्ट लेके आती है, दैट आर मेंशन इन FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें क्या है, बजट आता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स आती है, फाइनेंशियल बिल भी प्रेजेंट होता है, और लास्ट में हमारा FRBM एक्ट भी आता है। तो 4 चीजें याद रखिएगा, अकेला बजट नहीं आता है, बजट के साथ 4 चीजें आती है, और बजट भी मैंने बोला बजट 3 साल का आता है, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट और एक्चुअल एस्टिमेट, ये 3 चीजें हमारी साथ में आती हैं, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब ये मेन चीज आई है, ये हम थोड़ा स्टैटिक भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका जब इकोनॉमी की जब मैं नॉर्मल क्लास लूंगा तो वहां पे ये वाला टॉपिक मैं आपसे नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं अभी बजट के साथ ही आपका ये स्टैटिक पार्ट है बजट का, तो ये वाला आप यहीं पे देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बजट। अब यहां पे देखना कि हमारे यहाँ पे जो बजट है वो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। आपको पता होगा रेवेन्यू बजट में हम फर्दर करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो मोटा मोटा आपको चीजें पता है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे पहले बता दूं कि इनके अंदर क्या चीजें आएंगी, अगर जब भी मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यू की, मतलब यहां पे डे टू डे खर्चे होंगे और डे टू डे पैसा है, ठीक है, उससे कुछ भी हमारा कैपिटल ना हमने बनाने के लिए पैसे दिए और ना उस पैसे को हमने लगाया बनाने के लिए। तो अगर हम कोई पैसा लाते हैं, कोई चीज हमने बना ली और उससे अगर हम कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो दैट आर इंक्लूड इन कैपिटल रिसिप्ट। और अगर हमने कोई चीज बनाई और उसके लिए खर्चा किया, तो दैट आर इंक्लूड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैंने हाईवे बनाया, अगर मैंने पोर्ट बनाया, अगर मैंने एविएशन सेक्टर में कुछ बना दिया, सागरमाला बना दिया, भारतमाला बना दिया, तो दैट आर अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर।
और उससे जो रेवेन्यू मैं रिसीव करूंगा दैट आर कैपिटल रिसिप्ट। बात आई समझ में? अगर कोई भी एसेट बन रहा है, लॉन्ग टर्म एसेट बन रहा है, तो उसको खर्च करते समय जो मैं पैसा दूंगा दैट आर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो उससे मेरे को रेवेन्यू मिलते जाएगा वो इंक्लूड होगा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट में मैंने बोला कि किसी भी टाइप का आपका कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारे टैक्स आएंगे, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हम इनकम टैक्स कमाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भरते हैं, वो सब टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमारा ऐसा रेवेन्यू जो टैक्स के अलावा कमा रहे हैं। कोई आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा तो उसकी जो फीस जाती है, आपने हेलमेट नहीं पहना तो उसको फीस जाती है, आप पुलिस को देते हो, तो ये सर्टेन सारा पार्ट ये रेवेन्यू का। रेवेन्यू में कौन सा रेवेन्यू जाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में याद रखिए एक डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू होता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स जो अबॉलिश हो गया, और आपके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दीज आर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। नॉन जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स में क्लासिक एग्जांपल है जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वेट, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके ये आपका ये कौन सा एंजल टैक्स, विंडफॉल टैक्स, ये सब किस में आएंगे? आपके इनडायरेक्ट टैक्स में आएंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट में मैंने बताया एक कौन सा रिसिप्ट होगा? टैक्स रिसिप्ट का, और एक होगा नॉन टैक्स रिसिप्ट का। टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नॉन टैक्स में वो सारे रेवेन्यू आ जाएंगे जैसे हमें जैसे हमने चीजें करी। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहां पे ये एग्जांपल देख लीजिए, डायरेक्ट टैक्स के जो मैंने आपको बताया वो एग्जांपल देख लीजिएगा, और इनडायरेक्ट टैक्स के देख लीजिएगा। डायरेक्ट टैक्स के मैंने बोला इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनडायरेक्ट के जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। नॉन टैक्स में अगर प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयू, रेलवे में जो अपन टिकट देते हैं वहां रेलवे को जो प्रॉफिट मिल रहा है, या कोई भी हमने सोशल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने 5 रुपए 10 रुपए की अगर आपने पर्ची कटवाई है, आप कोई फाइन भर रहे हैं, कोई फीस भर रहे हैं, आप यूएस गए तो यूएस की जो अब यहां पे समझना, अगर आप यूएस जा रहे हो और यूएस जा रहे हो तो यूएस का वीजा लगेगा। तो जब आप यूएस जा रहे हो और वीजा आप भर रहे हो इंडिया में, आप इंडिया के, तो वो जो वीजा की फीस है वो यूएस वाला रखेगा। ठीक है, क्योंकि आप यूएस जा रहे हो तो वीजा जो होगा वो यूएस देगा, तो वो फीस भी यूएस रखेगा। सेम अगर कोई यूएस से इंडिया आना चाह रहा है तो वो यूएस वाला जो होगा वो जो वीजा देगा वो कौन देगा? इंडिया वाला देगा। तो उसकी जो फीस होगी वीजा की, जो यूएस वाला पर्सन इंडिया विजिट करना आना चाह रहा है, तो वो फीस कहां आएगी? इंडिया में आएगी। तो याद रखिएगा नया टर्म है कि जो वीजा फीस है वो इंक्लूड किसमें होती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो अगर कोई वीजा की फीस है तो वो कहां जाएगी? आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाएगी। चालान, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, कोई बेनामी प्रॉपर्टी, तो दीज ऑल आर अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयू मतलब कोई भी कोई कंपनी है कोई कमा रही है तो वो क्या है? वो जैसे एनटीपीसी है, बीएचईएल है, ओएनजीसी है, ये सब पीएसयू। अगर ये साल आरबीआई है, अगर ये साल भर में से मान लो 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है तो वो 200 करोड़ रुपए सरकार को देंगे, तो सरकार अपने किस फंड में रखेगा? वो रखेगा नॉन टैक्स रेवेन्यू फंड। याद रखेंगे, अगर ये कंपनी मान लो ये पीएसयू बेच रही है, ये बिक रही है, ठीक है, और बीएचईएल एनटीपीसी बंद हो जाए, तो वो क्या है? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था और वो रिटर्न आएगा तो वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। बात समझ में? लेकिन इनका जो प्रॉफिट आ रहा है हर ईयर वो किस में आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। इसके अलावा हम आते हैं कैपिटल रिसिप्ट में। तो कैपिटल रिसिप्ट में भी दो टाइप के, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब दो टाइप की, रिसिप्ट मतलब पैसा आना, कैपिटल मतलब कैपिटल के लिए आना, कोई बड़ी चीज बन रही है हमारा, कोई एसेट बन रहा है। तब उसमें क्या लिखा है? एक होता है डेब्ट रिसिप्ट, डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। इसी को हम बोलते हैं डीसीआर और इसको हम बोलते हैं एनडीसीआर। ये दो चीजें होती हैं। तो जो डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि हमने जो पैसा लिया है, हमने जो रिसिप्ट आया है उसको हमने क्या लिया? उधार से लिया। दैट मीन्स डेब्ट। डेब्ट मीन्स उधार लेके हमने पैसा लिया। अब उधार आप दो जगह से ले सकते हो, एक इंडिया से ले सकते हो तो दैट इज डोमेस्टिक और इंटरनल, एक आप बाहर से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, यूएस से लिया, दैट इज एक्सटर्नल। तो याद रखिएगा, एक होता है डीसीआर, डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, कि आप कुछ बना तो रहे, कुछ पैसा तो आ रहा है आपका, लेकिन वो पैसा आपने उधार से लेके आया, ठीक है, वो डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट होता है। दूसरा होता है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट।
नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट की मतलब आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन आपने कुछ चीज बेची भी नहीं, वो उधार भी नहीं आ रहा, तो वो कैसे आएगा? जब आप अपनी एग्जिस्टिंग चीज बेचोगे। जैसे अभी मैंने बोला बीएचएल आपने बेच दी, सरकार ने कहा कि भोपाल में बीएचएल वो प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है, एक लॉस मेकिंग पीएसयू, तो सरकार ने उसको बेच दिया। तो वो जो बेचेगी, मान लो उसने टाटा को बेच दिया, रिलायंस को बेच दिया, तो मान लो उससे 2000 करोड़ में बेचा, तो वो 2000 करोड़ अब इंडिया के पास आएंगे, तो इंडिया किस फंड में रखेगा उसे? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। बात आई समझ में? तो अगर हम ऐसी चीजें रखते हैं तो दैट इज सेल ऑफ एसेट्स, लैंड बेच दिया, बिल्डिंग्स बेच दी, रिकवरी ऑफ लोन या डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। तो ये याद रखिएगा कि आपको ये तो पता रहेगा कि अगर हमने कोई अपनी कैपिटल चीज बेची है तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगी, यहां तक आपको सबको पता रहता है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैंने कहा डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो इसका डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है कि पैसा आया तो है लेकिन आपको उसका उधार चुकाना पड़ेगा, मतलब डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट चाहे वो डोमेस्टिक हो एक्सटर्नल हो, वो कम विथ इंटरेस्ट पेमेंट, कम विथ इंटरेस्ट पेमेंट, उसको आपको रेगुलर क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वेयर एज एनडीसीआर नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। ये बात आई सभी को समझ में? कोई डाउट यहां तक? किसी को भी कोई डाउट? आवाज क्लियर आ रही है ना? किसी को भी आवाज मान लो बीच में रुक जाती है, कुछ हो जाती है, तो आपके पास ऑफिस का नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। और उसमें अगर लग रहा है कि अगर आपको वो आधे घंटे का 15 मिनट का अगर आपका लॉस हो गया तो आप वो ऑफिस वाले पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वो पूरे लेक्चर का क्या मिल जाएगा? बैकअप मिल जाएगा, तो आपको कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए इतनी बात सभी समझ में आई? अब ये मैंने बात किसी करी रिसिप्ट की कि कैसे पैसा आ रहा है, अब कैसे पैसा जा रहा है। तो एक्सपेंडिचर में भी दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं जहां खर्च तो हो रहा है लेकिन वो कोई मतलब का खर्च नहीं, मतलब वो नेसेसरी भी है, डे टू डे खर्च है। जैसे आप घर से आ रहे हो तो पेट्रोल लग रहा है, या आपका जो भी बस रेंट लग रहा है, इस टाइप से अगर आपका है कि आपके फूड में खर्च हो रहा है, फ्यूल में खर्च हो रहा है, एजुकेशन में खर्च हो रहा है, तो दीज आर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सरकार के कहां खर्च होते हैं? सरकार ने जो पैसा ले रखा है तो उस पर सरकार सबसे ज्यादा खर्च क्या करती है? इंटरेस्ट पेमेंट। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट पेमेंट आर अंडर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे कोई कैपिटल जनरेट थोड़ी ना हो रहा है। अब आप समझना, अगर आपने कोई उधार ले लिया 200 करोड़ का, तो 200 करोड़ ले लिया आपने, तो वो तो किस में आएगा? वो आएगा रिसिप्ट में। कौन सा? डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट में। कि आपने कहा कि मेरे को 2 एयरपोर्ट बनाने नॉर्थ ईस्ट में, तो वो आएगा डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट में। लेकिन वो 200 करोड़ का तो आपने बना लिया, लेकिन 200 करोड़ पे जो 2 करोड़ रुपए ब्याज है, वो तो ब्याज है ना, वो ब्याज का थोड़ी ना कुछ आपने कुछ बनाया, वो तो आपकी जस्ट पेनाल्टी है जो उसने सामने वाले ने दिया है, उसको आप ब्याज दे रहे हो, तो उससे तो कोई कैपिटल जनरेशन नहीं हो रहा है ना, तो वो किस में आएगा? वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये चीज याद रखिएगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट आर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेदर जो उसका रिसिप्ट है वो कैपिटल ही क्यों ना हो, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट जाएगा ऑलवेज इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्ट। ये बात सभी समझ में आ रही है? गुड। सब्सिडी, सरकार जो फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार जो सैलरीज देती है, पेंशन देती है, डिफेंस में जो खर्चा करती है, पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी सोशल सर्विस वगैरह सब किस में आता है? सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सरकार ये पार्ट होती है जहां पे कोई कैपिटल एसेट नहीं बनते। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार वहां खर्च कर रही है जिससे कुछ चीजें बन रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार कुछ वहां पे खर्च कर रही है। सरकार ने मान लो किसी बाहर की कंट्री को लोन दे दिया, लोन एंड एडवांसेस दे दिया, कोई सरकार ने परचेज ऑफ एसेट कर ली, चाहे वो इंडिया के अंदर कर लिया, बाहर कहीं कुछ कर लिया, सरकार ने कुछ एसेट्स खरीद लिए, लैंड खरीद लिया, मेट्रो ट्रेन खरीद ली, कोई पोर्ट खरीद लिया, दैट इज परचेज ऑफ एसेट। एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, वही मैंने बताया। रीपेमेंट ऑफ लोन, अब समझना यहां पे याद रखना, ये चीजें याद रखना, अगर लोन लिया मैंने 200 करोड़, तो 200 करोड़ आए इधर कैपिटल रिसिप्ट में। कौन से कैपिटल में? डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट में। उसको रिटर्न करूंगा तो वो किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मींस रीपेमेंट ऑफ लोन 200 करोड़ का।
लेकिन जो 2 करोड़ रुपए उसका क्या दिया, ब्याज दिया, वो किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? तो ब्याज किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जो एक्चुअल अमाउंट मेरे को रीपे करना वो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जो लोन लिया था वो कहां आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में। ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार क्लियर कर लोगे तो क्यों क्वेश्चन यही घुमाएगा वो आपको। इतनी चीजें याद है। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट। टाइप्स ऑफ डेफिसिट, अब यहां पे समझना, ये हमारे 4 डेफिसिट होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का सिंपल सा मतलब समझना कि अगर कोई भी 2025-26 सरकार का जो रेवेन्यू रिसिप्ट आया या जो ओवरऑल रिसिप्ट है, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, सरकार के पास आया 1000 करोड़, ठीक है, और एक्सपेंडिचर चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, खर्च होना है मान लो 2000 करोड़, तो सरकार को 1000 करोड़ क्या है, माइनस पड़ रहा है। तो वो जो 1000 करोड़ जो माइनस है, सरकार उसकी क्या करता, बोरोइंग करता, उधारी लेता, और उस बोरोइंग को हम कहते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग। तो वो जो 1000 करोड़ सरकार का जो कम पड़ा उसी को हम प्यार से क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो जब हम इंक्लूड कर लेंगे बोरोइंग तो वो क्या बन जाता है हमारा, फिस्कल डेफिसिट। बात समझ में आई? तो कुल मिला के फिस्कल डेफिसिट क्या है कि जितना भी हमारा खर्च हो रहा है और जितना पैसा आ रहा है उस बीच के डिफरेंस को फिलअप करती है सरकार बाय द बोरोइंग्स, और उसी बोरोइंग्स को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। अभी का जो है लगभग 3.8% समथिंग है। और हाँ, आपको जो भी लेक्चर्स होंगे उसकी ऑनलाइन आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और आपको मिल गई होगी आज के बजट की, और नीचे उसके क्वेश्चंस रहेंगे। तो जैसी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आपको पूरे खुद सॉल्व करने, नीचे उसके आंसर भी मेंशन होंगे। फिर दूसरा क्या है हमारा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि जो सिंपल होता है, रेवेन्यू में मतलब ये होगा कि जितना भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू रिसिप्ट जितना आ रहा है, अब रिसिप्ट में कहां से आ रहा है, जो टैक्स भर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भर रहे हैं, जैसे मान लो 1000 रुपए रेवेन्यू रिसिप्ट में आए और एक्सपेंडिचर हो गया कितने का, खर्चा हो गया 1200 का, ठीक है, तो 200 रुपए क्या हो गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। बात है समझना, टोटल रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट समझ लो, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव समझ लो। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि ये तो हो गया अपना वाला, लेकिन अगर कोई ऐसा लोन या ऐसी कोई चीज जो हमने किसको दे रखी थी, एक्सपेंडिचर जब हमने किया, अब रेवेन्यू डेफिसिट तो टोटल आ ही गया, माइनस हम क्या करेंगे, मान लो मध्य प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया, और वो लोन किस फॉर्म में दिया, ग्रांट्स के फॉर्म में दिया। जैसे उन्होंने बोला कि केन बेतवा लिंक जो बन रही है उसको बना लो तुम, और उसमें जो भी पैसा लगेगा वो हम ग्रांट दे रहे हो, वो तुम रिटर्न मत करना, ठीक है। तो वो जो भी उसने मान लो 100 करोड़ दिए, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसको दिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को। तो वो 100 करोड़ रुपए क्या रिटर्न तो अब जाएंगे नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश को किस फॉर्म में मिला, ग्रांट्स के फॉर्म में मिला, ताकि वो अपने क्या क्रिएट कर सके, कैपिटल एसेट क्रिएट कर सके। मान लो मध्य प्रदेश की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो जो पैसा होगा वो माइनस होगा तब जाके, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, जैसे मान लो महाकुंभ हुआ यूपी में, तो बहुत सारा कैपिटल एसेट बना, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारा क्या दिया, पैसे दिए, किसको, यूपी गवर्नमेंट को, काहे के लिए, ताकि महाकुंभ में बहुत सारा कैपिटल एसेट बना हो गया, उसका पैसा वो रिटर्न नहीं लेंगे। तो वो सब चीजें कैपिटल एसेट के टर्म में जो दी गई, कैपिटल एसेट जो बना यूपी या मध्य प्रदेश में, वो किस फॉर्म में दिया, ग्रांट के फॉर्म में दिया, लेकिन पैसा तो खर्चा हुआ, उनका एक्सपेंडिचर गया, किसका एक्सपेंडिचर, यूनियन गवर्नमेंट का, तो वो माइनस करते हैं। तो वो बोलते हैं कि इफेक्टिव मतलब एक्चुअल में कितना हुआ, एक्चुअल तो यही है, लेकिन अगर इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बहुत आ गए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वाले दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ रिसिप्ट तो दे नहीं रहे, ठीक है, वो तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कैलकुलेशन गलत हो जाता है और रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ के दिखाई देता है। इसलिए आप याद रखना हमेशा एक फॉर्मूला कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आर ऑलवेज लेसर देन रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा ज्यादा रहेगा, रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट में हम क्या है, इंक्लूड कर लेते हैं
जो सेंटर गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्म में देता है स्टेट को फॉर द क्रिएशन ऑफ देयर कैपिटल एसेट्स। ठीक है, तो इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा ज्यादा दिखेगा हमें कंपेयर टू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जब हम इसको माइनस कर देते हैं तब हमें प्रॉपर पड़ता है क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये बात समझ में आई? गुड। उसके बाद हम आते हैं चौथे पे, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट को सिंपल से समझो कि जैसे मान लो टोटल फिजिकल डेफिसिट जो था, तो फिजिकल डेफिसिट तो पूरे सालों का कि 20 साल 40 साल पहले भी जो उधारी ली होगी तो वो बोरिंग हर साल क्या होती है, एक्यूमुलेट होती जाती है कि भैया अभी मैंने 25-26 के बजट में मैंने 200 करोड़ रुपए उधारी ली, लेकिन मेरा फिजिकल डेफिसिट बता रहा है 1500 करोड़, तो जो 1300 करोड़ रुपए वो कब की बोरिंग है, वो पिछली वाली है। तो हर साल की वो बोरिंग बढ़ती बढ़ती और पूरा फिजिकल डेफिसिट पूरा बताता। प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि इस साल कितनी बोरिंग ली आप, उतना बताओ। तो ये टोटल फिजिकल डेफिसिट में से पुरानी सारी बोरिंग का जो आप इंटरेस्ट चुका रहे उसको माइनस करो। ठीक है, वो आप जो 25-26 में आपने लिया वो बताओ, बाकी सारा आप माइनस कर दो। जो भी आप हर साल की बोरोइंग का इंटरेस्ट पेमेंट जो दे रहे हो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एक्चुअल उस साल का हमें पता पड़ जाएगा क्या, प्राइमरी डेफिसिट। ये बात आई सभी समझ में? ये डेफिनेशन है और एक कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, उलझाएंगे वो लोग, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और ये सब चीजें। अब आते हैं नंबर्स एंड ट्रेंड्स पे। ठीक है, हमारा ये सेकंड पार्ट चलेगा थ्योरी के बाद नंबर्स एंड ट्रेंड्स पे। अब जैसे मैंने आपको बोला स्ट्रक्चर ऑफ बजट हमारा देखना टोटल क्या, मैंने आपको बोला रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। हमारे यहां पे अगर मैं टोटल आपसे बात करूं, ध्यान से समझना, ये मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी इकोनॉमी चलती कैसे। हमारी इकोनॉमी में अगर मैं बोलूं रेवेन्यू रिसीट मतलब हमारे पास आए कितने, 34 लाख करोड़ आए वाया डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ, 39 लाख करोड़। तो सिंपल से समझना, हमारे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्चा हुआ और रेवेन्यू रिसिप्ट कम, रेवेन्यू रिसिप्ट पैसा आया कम, ज्यादा खर्च हुआ। तो यहीं से आप लगा सकते हो कि हमारे क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट। अरे आई बात की नहीं आई समझ में? यहाँ पे क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट। तो हर साल हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है कितने लाख का, लगभग 5 लाख का। 39.5 लाख खर्च होने, 34 लाख आने, तो लगभग 5 लाख का क्या है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। ये साल का बता रहा हूं, इसी साल का 25-26 का। अब यहां पे आ जाओ, अब उसमें से भी देखना, अगर 34 लाख करोड़ आए तो वो भी कैसे आए, 28 लाख आए टैक्स से और 5 लाख आए नॉन टैक्स से। जो रेवेन्यू रिसिप्ट में जो पैसा आया तो 28 और यहां पे आए 5 लाख हमारे लगभग किससे, नॉन टैक्स रिसिप्ट से आए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इस पे कैपिटल बजट पे। कैपिटल बजट में भी देखोगे कि कैपिटल का पैसा कितना आया, 16 लाख करोड़, और खर्चा कितना कर रहे हैं, 11.2 लाख करोड़। तो यहां याद रखना कि कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा आया, खर्चा हम कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट टू रेवेन्यू बजट। इंपॉर्टेंट रखना प्रीलिम्स के लिए, हमारे यहाँ पे कैपिटल एसेट का पैसा ज्यादा आता है, हम खर्च कम करते हैं। वही रेवेन्यू में हमने देखा कि रेवेन्यू में हमारा रेवेन्यू जो रिसिप्ट है वो क्या हो रहा था, वो कम आ रहा था और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा था। वही कैपिटल रिसिप्ट में क्या हो रहा है, कैपिटल रिसिप्ट हमारी क्या हुई है, ज्यादा, ये 16 लाख करोड़ की, और खर्च कितना हुआ हमारा, मात्र 11 लाख हम खर्च करने वाले। मतलब हम क्या है, कैपिटल बजट में सरप्लस है। इसलिए आपने क्या पढ़ा था, रेवेन्यू डेफिसिट, आप कैपिटल डेफिसिट नहीं पढ़े आप। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बजट होता है इसमें हम जनरली क्या होते हैं, कैपिटल बजट में हम सरप्लस में निकल जाते हैं। मतलब कि इसकी अच्छी बात यह है कि हम, बुरी बात यह है कि हम एक्सपेंडिचर का कम खर्च कर रहे हैं, जहां हमें ज्यादा खर्च करना चाहिए क्योंकि ये रिटर्न पैसा आएगा। और यहां पे हम एक्सपेंडिचर जहां खर्च कर रहे हैं, सब्सिडी, सैलरी, पेंशन, इनमें हमारा कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें भी अगर हम देखते हैं कि ये जो पैसा, अब आप सोचेंगे पैसा तो बहुत आ रहा है, अब पैसे में भी अगर हम देखते हैं तो 15 लाख करोड़ का हमारे डेप्ट आ रहा है, इसका हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, और मात्र 0.8 लाख करोड़ हमारा क्या आ रहा है, नॉन डेप्ट आ रहा है। तो हमारा डेप्ट रिसिप्ट अगर हमारे कैपिटल बजट में जो हमारा चल रहा है वो पूरा हमारा किस पे चल रहा है, डेप्ट बेस्ड चल रहा है। तो ये खुशी वाली बात नहीं, क्योंकि हमें उसका क्या पेमेंट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना। अब इससे अगर आप लिंक कर लेंगे कि वही जो मैंने अभी बोला कि ये जो डेप्ट ले रहे हैं हम 15.5 लाख का, ये हमें चुकाने तो 15.5 लाख है, तो वो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रीपेमेंट ऑफ लोन। बट ये जो 15.5 लाख का जो हम क्या पहुंचाएंगे, इंटरेस्ट पेमेंट पहुंचाएंगे, वो किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में।
तो अल्टीमेटली क्या होता है, हम यहां का बर्डन कम दिखाते हैं और अल्टीमेटली बर्डन हम किस पे डाल देते हैं, एक्सपेंडिचर पार्ट पे। कौन से पार्ट पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले पार्ट पे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ, ये मैंने अभी आपको क्या बोला कि बजट में अब हमारे रिसिप्ट देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब ये जो मैंने आपको बोले थे, तीन टाइप के जो बजट बोले थे, एक्चुअल एस्टिमेट में बताया था 23-24 का, 24-25 का रिवाइज, अब 25-26 का बजट। यही चीज बताया था कि हम बजट 3 साल का देते, इस साल का बजट एस्टिमेट होता है। जैसे मान लो कोई 24-25 का बजट था, वो 25-26 में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिवाइज एस्टिमेट, क्योंकि उसमें कुछ कम बढ़ हो गया। और जो हम 23-24 का होगा, जो हमारा एक्चुअल, जो हम वो एक्चुअल एस्टिमेट बना के चलते हैं, 23-24, 24-25 का बजट एस्टिमेट, वही हुआ रिवाइज, और 25-26 का फिर बजट एस्टिमेट। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में अगर हम देखते हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, आपको ज्यादा रटना नहीं है, बस ट्रेंड देखना है। तो ट्रेंड फ्लक्चुएट, 27 लाख करोड़ हमारे 23-24 में आए थे पैसा, मतलब ये जो है टैक्स एंड नॉन टैक्स है। 31 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 34 हुआ, मतलब अप्स एंड डाउन है। तो कुल मिला के आपको याद रखना है, कोई ना इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर कोई पूछे 5 सालों में, 10 सालों में, तो ये एक ब्रह्मास्त्र है, याद रख लेना। कोई भी चीज हमारा, चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, कोई भी इकोनॉमी का कोई भी टर्म अगर आपके पास आ रहा हो और ये पूछ दिया जा रहा हो कि लास्ट 5 ईयर या लास्ट डिकेड ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो सीधा स्टेटमेंट वो गलत कर देना। किसी भी चीज का कोई भी ट्रेंड 5 साल 10 साल का इंडिया में एक सस्टेनेबल वे में नहीं है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो, ये बात याद रखिएगा। सेम इधर पे आ जाओ, कैपिटल रिसिप्ट में भी अगर बात करें, 17 हुआ, 16.9, 16.3, फिर ये बढ़ गया 16.4। तो यहां भी क्या हुआ, नीचे हुआ, फिर ये ऊपर हो गया। तो सिंपल से याद रखना, आपको फैक्ट्स याद नहीं रखने कि कैपिटल रिसिप्ट में कितना खर्चा है, ये बात ट्रेंड का याद रखना। ट्रेंड हमारे यहाँ कुछ भी क्या फिक्स नहीं है, ये ट्रेंड रिसिप्ट ऑफ द सेंटर। अब यहाँ पे ट्रेंड रिसिप्ट ऑफ सेंटर में भी देखोगे आप, ये पूरा 10 साल का ट्रेंड है कि सेंटर का रेवेन्यू कितना, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना, नॉन डेब्ट कैपिटल रेशियो कितना। अगर आप देखोगे हमारा नॉन डेब्ट कैपिटल रेशियो बहुत ही कम रहता है, देखो 0.7, 1.2, 1.8। तो अगर इस हर एक का ट्रेंड देखो, 0.7 से 1.2 बढ़ा, फिर एक कम हो गया 1.1, फिर कम हो गया 0.7, फिर 0.6, फिर 0.4, फिर बढ़ गया 0.7, 0.6, 0.6, 0.8। तो अगर हम 16 से लेके 25 तक का 10 साल का ट्रेंड करते हैं, तो हमें ये हजार दिखता, फिक्स नहीं दिखता। सेम अगर हम इसका देखें, किसका देख रहे हैं अपन, सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू, ब्लू में देखेंगे, 11, 12.4 बढ़ा, 13.2 बढ़ा, 13.6 बढ़ा, 14.3, 18, 21, 23, 25, 28। तो ये वाला बढ़ गया, ठीक है। 11 से 12.4, 13.2, 13.6, ये कंटिन्यूअस क्या है हमारा, अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा। सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू में अगर हम देखेंगे तो 2016 से कंटिन्यूअसली हमारा ये बढ़ते हुए फ्लो में जा रहा है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू बिकॉज ऑफ फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसके बेस पे, है ना। फिर इधर भी जाएंगे 2.7, 1.9, ये पहले बढ़ा 2.7, ये कम हुआ, फिर बढ़ा, ये मतलब ट्रेंड यहां बिगड़ गया, ठीक है। तो वही आप याद रखिए, सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो ये 10 साल में हमें बढ़ते हुए टर्म्स में दिख रहा है। फिर टैक्स रिसिप्ट, कि हमारे ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स या ओवरऑल टैक्स रिसिप्ट में हमारा कितना क्या आ रहा है, तो ये वाला भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट टैक्स देखेंगे हमारे इंडिया में 2016 में 5.5% था, अभी डायरेक्ट टैक्स हमारा 7.5, तो पहले से तो बढ़ा, लेकिन अगर हम 10 साल के ट्रेंड देखते हैं तो 5.5, 5.9, 6 कम हो गया, 5.2, 4.8, ये कोविड वाले ईयर है, 6, 6.2, 6.3 कंटिन्यूस बढ़ रहा है। लेकिन 10 साल के ट्रेंड में देख रहे हैं, ट्रेंड टूट गया कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वे में है या अपवर्ड वे में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन 10 साल पहले करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा डायरेक्ट टैक्स का क्या हुआ, कलेक्शन बढ़ा, 5.5% से 7% हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे जीएसटी 5.6, 5.3, 5, ये फिर कम फिर बढ़ गया, ये भी ट्रेंड हमारा क्या गलत है। और अगर हम ये देखते हैं 2016 में 5.6 था बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, और अभी कितना है 4.9। तो अगर कोई बोले कि बिफोर
इनेक्टमेंट ऑफ जीएसटी एक्ट, हमारे यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा था कंपेयर टू अभी, तो हम ये स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं, सही, क्योंकि पहले 2016-17 में हमारा 5.6 था और अभी हमारा कितना है 4.9। तो अगर हम ओवरऑल कहें हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया का कितना है 12% है। यही मैंने आज की सुबह की क्लास में बोला था कि इंडिया में टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखते हैं तो 12% है बेसिकली, लेकिन कलेक्शन ज्यादा किसका है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा है 7% और 4.9 किसका है इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब चीजें याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स हमारा हमेशा ज्यादा ही है, 6.9 से 4.9, 6.6 5.1, 6.2 5.1, तो लगभग हम 5-6 सालों का देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। और टोटल हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है 12%, लास्ट ईयर कितना था 11.9, 11.7, ये था हमारा लगभग चलता है, तो ये कम है लेकिन ये याद रखना है बस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ट्रेंड्स हैं जो आपके यहां पे आ सकते हैं। अब एक्सपेंडिचर का भी हम देखते हैं ट्रेंड। अब एक्सपेंडिचर में मैंने आपको बोला हमारा खर्च कहां हो रहा है, तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बोला, जैसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पढ़े थे आप, वैसे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इफेक्टिव कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को कुछ सर्टेन ग्रांट दिए फॉर देयर कैपिटल एसेट्स, तो वो हम उसको माइनस कर देते हैं हमारे ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर में से, तो हमारा क्या निकल आता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो मेट्रो डैम या कोई भी पोलावरम डैम बना रहा है, तो उसके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है और वो ग्रांट के फॉर्म में दे रही है, तो वो हमारा किसमें आएगा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमें देखना है कि यहां पे कि ये 12% था, 12.5, फिर 15, फिर 13, टूट गया, ट्रेंड टूट गया, 12, 15, 13.5, ट्रेंड टूट गया, खत्म कहानी। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर 5 साल 10 साल का क्या है, वो हमारा ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है। ऐसी रेवेन्यू का देखेंगे 34 से 37.1 और फिर 37, ट्रेंड टूट गया। ठीक है, तो हमें ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करना, सिर्फ हमें ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या है, रिसिप्ट का एक्सपेंडिचर। अभी सिर्फ हमें एक ही जगह देखा है सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू जिसमें कंटिन्यूअस अपवर्ड है, बाकी हर जगह हमारा चीजें क्या है सही नहीं है। ठीक है, हर जगह हमारे यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड है। फिर आ जाते हैं हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू अकाउंट एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया, अब जैसे मैंने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के बीच में लिंक बताया था, यहां पे भी सेम याद रखिएगा कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हमेशा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहां पे देखना आप हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो ग्रांट्स है जो यूनियन स्टेट को देता है, तो 2.9, 2.7, 2.6, 2.6, 3.2, 3.5, 3.9, 4.2 ये कम हो गया। ठीक है, 4.9, 4.3 और यहां भी 2.9 से 2.7, तो ट्रेंड तो टूट ही गया। ओवरऑल हमें एक्सपेंडिचर देखना है, तो सरकार कितना, यूनियन कितना दे रही है, सिर्फ 2.3% दे रही है। उसके अलावा पूरा हमारा खर्च क्या हो रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लगभग 10%। तो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, अगर हम 10 साल से कंपैरिजन में करें तो 14% हमारा अभी का 25-26 का बजट है और 12% हमारा अभी का। आप ये 21-22 और कोविड वाले ईयर देखेंगे, आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट है 17%, 17.5%, 16%, क्योंकि उस टाइम पे सरकार ने बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी थी, फूड सब्सिडी। आपको याद हो प्रधानमंत्री जो थी गरीब कल्याण अन्न योजना, जहां पे सरकार दे रही थी, सरकार ने बहुत ज्यादा हेल्थ पे खर्च किया है। तो ये सब वो ईयर्स है, ये पीकिंग ईयर्स है, जहां पे बाकी नॉर्मल देखेंगे 14-15% हमारा सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर देखना, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर हम देखते हैं रूट की कैपिटल एक्सपेंडिचर की कहानी क्या, तो टोटल सरकार अभी इस साल कितना खर्च कर रही है, 15% ऑफ टोटल बजट, 15% हम टोटल बजट का खर्च कर रहे हैं। और उस 15% में जो है हमारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, लगभग 11%। 4% क्या, ग्रांट्स एंड एड। तो यही जो ग्रांट्स एंड एड है, यही मैंने अभी आपको बोला, इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी को हम कहते हैं, यही डेफिनेशन है किसकी, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ग्रांट्स एंड एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स।
ठीक है, बाकी इतना याद नहीं रखना आपको। ये ट्रेंड देखो, ट्रेंड बिगड़ गया है ना, 2.2, 2.6, 3.1, 3.8 ट्रेंड सारे बिगड़े। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाँ ये डेफिसिट का देखेंगे, डेफिसिट के भी देखेंगे तो हमारे डेफिसिट के भी आपको ट्रेंड सेम ही देखेंगे, कोई भी चीज फिक्स नहीं है डेफिसिट में भी, हमारा उसमें भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब जैसे अगर आप मान के चलो किसको, पहले नंबर आप ले लो फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट 3.5, 3.5, 3.4, 4.6, ये हाईएस्ट 9.2 था कोविड में, फिर 6.6, 6.4, 5.6, 4.8, 4.4 और इस बार का जो हमारा टारगेट लेके चल रहा है वो लगभग 4.4 या 4% हमारी जीडीपी का टारगेट लेके चल रहा है। सेम हमारा रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट तो रहता है कि हम 0 करेंगे, बट वो रेवेन्यू डेफिसिट का हमारा टारगेट होता नहीं है। ये लगभग इधर भी 7.3 था और अभी हमारा 1.5, इसका टारगेट हमारा 0% है। सेम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये भी हमारा लगभग 0.8% है, प्राइमरी डेफिसिट 0.8% है और इफेक्टिव कितना है 0.3 है। तो अगर हम सबसे उस टर्म्स में अगर हम बात करें, सबसे कम डेफिसिट कौन सा, अगर प्रीलिम्स से पूछा जाए आपसे, तो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, सबसे कम 0.3%। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट 0.8%, फिर आपसे पूछा जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट 1.5 और फिर फिस्कल डेफिसिट दैट इज 4.4। अगर क्रोनोलॉजी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे तो आपको ये डेफिसिट पता होना चाहिए क्योंकि इजी है, सबसे कम है रेवेन्यू डेफिसिट, सबसे ज्यादा फिस्कल, बस ये, बाकी का भी याद नहीं रहेगा, चला लोगे काम। बस इसमें कंफ्यूज मत होना, प्राइमरी, इफेक्टिव और रेवेन्यू की, रेवेन्यू तो 0 होता है लेकिन रेवेन्यू से सबसे कम होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3, उसके बाद आएगा हमारा प्राइमरी, देन आएगा रेवेन्यू। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कि हमारा पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है। रुपी कम्स फ्रॉम, मतलब हमारा पैसा आने के सोर्स क्या है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा हमारे पैसा जो आता है वो आता है बोरोइंग से। 24 रुपए, अगर 100 रुपए टोटल है हमारे पास तो 24 रुपए कहां से आ रहा है, उधारी से। तो उसके बाद जो हमारा आता है दूसरा जो बड़ा सोर्स है दैट इज इनकम टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। 22 रुपए हमारा उधर से आता है, 24 और 22 लगभग 46, और उसके बाद जो आता है हमारा दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स से कितना आता है 17 रुपए। तो अगर हम 46 यहां से आ गया था, 17 इधर से, 6 से 12 13, 63 रुपीज इन 3 से आया। अब कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स आ रहा पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अगर हम 22 और 17 जोड़े लगभग 39%, तो 40% तो हमारा डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। 40 के बाद 24% हमारा किससे आ रहा है, बोरोइंग से आ रहा है, तो टोटल 64 हो गया। उसके अलावा फिर हमारा जीएसटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर कोई पूछे डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसा है कि इनडायरेक्ट टैक्स से, तो याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्स, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। और जीएसटी में भी सबसे ज्यादा कोई पूछे सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो आता है एसजीएसटी से। ठीक है, फिर आता है आपका सेंट्रल जीएसटी, देन एसजीएसटी। उसके बाद हमारा नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9%, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से 1% और कस्टम से आता है 4%। ठीक है, अब यहां पे याद रखना जो ये मैंने आपको बोला कि नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट मतलब इधर पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देनी। नॉन टैक्स रिसिप्ट मतलब ऐसे जो मैंने कहा फाइन वगैरह या सर्टेन चीजें। अगर डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट यहां पे नहीं लिखा, क्योंकि डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट कहां लिखा है, इसी के अंदर लिखा है, क्योंकि आपको इधर बोरोइंग लिए तो बोरोइंग मतलब डेब्ट, अ डेब्ट कम्ड विथ इंटरेस्ट पेमेंट। ये बात समझ आई, डेब्ट कम विथ इंटरेस्ट पेमेंट। अब यहां से आया आपका 100 रुपए, जैसे मैंने आपको गिनवा दिया, 2422, 46, 46 और ये आपका 16, 50, 60, 65 कम से कम, 65, 10, 75, 75, 5, 80, 80 और ये 18, 98 समथिंग, बाकी 2 रुपए इधर उधर हो गया, ये यूनियन एक्साइज ड्यूटी है सब। ठीक है, तो याद रखिए पैसा जाता गया। अब सबसे ज्यादा अगर हम बोरोइंग लेंगे तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा हम खर्च भी कहां करेंगे, हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में। तो सबसे ज्यादा हमारा खर्च क्या होता है, 20% इंटरेस्ट पेमेंट में हम सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। उसके अलावा ये तो इंटरेस्ट पेमेंट की बात है, लेकिन अगर कोई बोले अगर इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा हम कहां खर्च करने लगे, तो इस बार से हम लोगों ने स्टेट को शेयर देना स्टार्ट कर दिया देयर टैक्सेस बिकॉज ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन। 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से हम क्या देने लगे, टैक्सेस एंड ड्यूटीज में हमारा 22% शेयर होने लगा। ठीक है, तो 22% हम शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज देते हैं, 20% हमारा इंटरेस्ट पेमेंट आता, 22 और 20 42,
16 हम लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम में देखते हैं, तो 22 और 42 और 16 लगभग 60। फिर उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, अदर एक्सपेंडिचर, ये सर्टेन चीजें। बस आपको मेजर याद रखना है, सेंट्रल स्टेट शेयर बिकॉज ऑफ फाइनेंस कमीशन, और दूसरा आपको इंटरेस्ट पेमेंट, और तीसरा आपको याद रखना सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर, हाँ, नॉट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड 16 के बाद सीधा 8%, क्योंकि 8 पे फिर बहुत है, फाइनेंस कमीशन, मेजर, ये डिफेंस, ये सब 8% है। अब आ जाते हैं इस साल बजट में सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हुआ? सबसे ज्यादा तो याद रखना डिफेंस। डिफेंस हमने सबसे ज्यादा खर्च किया, उसके बाद रूरल, बाकी याद नहीं रखना। और सबसे कम अगर लगभग देखेंगे तो साइंटिफिक डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड 55,000 हमने लगभग खर्च करे। इसलिए हम बोलते हैं R&D में हम लोग बहुत कम करते हैं खर्च। ये तो हो गया मोटा मोटा जो मैंने आपको यहां बताया। अब थीम एंड फोकस एरियाज, हमारा बजट का मेन फोकस एरिया क्या है? तो इस बार जो हमारे बजट के जो जर्नी है, हमने 4 सेक्टर पर फोकस किया। वो 4 सेक्टर याद रखना, एग्रीकल्चर, MSP, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। और इन्हीं को हमने क्या बोला है? इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसी को हमने क्या बोला है? इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। किस किस को? एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। और इन्हीं चीजों को हमें क्या करना है? इनमें सर्टेन चीजें हमें करके हम क्या करेंगे? कुछ चीजों में हम क्या करेंगे? रिफॉर्म करेंगे। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, MSME रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट में हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। और एक्सपोर्ट के लिए हम प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हो या डिफरेंट हमारी चीजों, हम एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिवनेस बनाएंगे, ताकि ये सब चीजें करेंगे तो दैट मीन्स रिफॉर्म। ठीक है, ये हमारे इंजन। तो इंजन में अगर हम फ्यूल डालेंगे तो फ्यूल से हमें क्या करना है? रिफॉर्म करना। फिर हमें इन चारों सेक्टर में सबको जोड़ना है। हमारी जो स्पिरिट होगी वो है इंक्लूसिवनेस, कि सबका साथ सबका विकास की हमारी क्या होनी चाहिए? स्पिरिट होनी चाहिए। और उससे हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा? दैट इज विकसित भारत। तो डेस्टिनेशन क्या है हमारा? विकसित भारत के हम 2047 तक हम क्या करेंगे? विकसित भारत हम फोकस करेंगे। और इस चीज में ये तो हमारे सेक्टर होगा, लेकिन इस सेक्टर में हमारे 4 ऐसे एरिया रहेंगे जहां पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। वो 4 कौन कौन से? जिसको हम बोलते हैं, लास्ट ईयर बजट में बोला था कि इंडिया के जो 4 सेक्टर है, हमने बोला कि हमारे कास्ट सिस्टम पे फोकस नहीं करना है। हमारे 4 जो गवर्नमेंट की जो फोकस है, दैट इज गरीब, पुअर, यूथ, अन्नदाता दैट इज किसान, और फार्मर, नारी दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। तो इन 4 पे हमें फोकस करना है, गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। इन 4 पे हमें फोकस करना है। तो अब सबसे पहले आता हमारा फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ। इधर तक किसी को डाउट? किसी को कुछ भी डाउट हो प्लीज पूछिए। फिर आता हमारा फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ। थक तो नहीं गया? आप बोलेंगे सर आप थक गया। नहीं, मैं तो थक ही गया। तो ऐसा करते हैं, ये जो फर्स्ट और 4 इंजन ऑफ ग्रोथ है ना, ये हम लोग कल लेके फिर हम कल यहां से स्टार्ट कर देंगे। कुछ ज्यादा नहीं बचा, मुश्किल से आधे घंटे का टॉपिक है, लेकिन वो एनर्जी से और एफिशिएंसी से हम पढ़ें तो ज्यादा बेटर है। तो फिर कल हम यहाँ पे खत्म करके हम अपना पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। तो कल ही की क्लास से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। 5 से 5:30 तक हम लोग ये बजट का रिमेनिंग पार्ट खत्म करेंगे। 5:30 के बाद हम लोग जो फोकस करेंगे, 1.5 घंटे की फिर हमारी क्लास हो जाएगी पॉलिटी की। कल फर्स्ट क्लास होगी, ठीक है? तो कल उसको ही बताऊंगा मैं कैसे क्या हमें पॉलिटी स्टार्ट करनी है। तो हम लोग 7 साढ़े 7 तक, अब आप लोग घर पे बैठे हो तो सब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो 7 साढ़े 7 तक हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी क्लास लेके चले। एवरेज मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 2.5 घंटे आप लेके चलिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू।